आंखों देखा पाकिस्तान के पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से कमलेश्वर जी ने पाकिस्तान के लाहौर शहर की चर्चा की है और उसके ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट किया है। और वो कथा भी कही है कि किस प्रकार से एक शहर को लेकर एक कहावत बनी है कि अगर लाहौर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, और किस तरह से लाहौर का हर पन्ना जो है इतिहास में दर्ज है, या लाहौर की उम्र का हर पन्ना इतिहास जिसमें लिखा गया है आदि की चर्चा लेखक ने लाहौर के ऐतिहासिक महत्व को, उसके सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट करते हुए रखी है। आज हम उसका अगला हिस्सा देखेंगे, जहाँ पर लेखक कह रहा है पाकिस्तान की यह छवि कि वहाँ इतना अधिक इस्लामीकरण हो गया है कि उसे पहचानना और वहाँ के वातावरण में सांस लेना मुश्किल होगा। बहुत सही छवि नहीं है। यद्यपि यह कहना भी गलत होगा कि वहाँ इस्लामीकरण नहीं हुआ है, पर वह ज़्यादातर राजनीति और मजहबी इरादों के क्षेत्र में हुआ है। वहाँ के मजहबी कट्टरपंथियों ने प्रत्येक गैर इस्लामी प्रतीकों, संकेतों, नामों निशानी और उनकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान को नष्ट किया है। पर यह तथ्य भी उतना ही बड़ा और अहम है कि आखिर इस्लाम के गलत जोम में कोई कितना कुछ नष्ट करेगा। सिंधु सभ्यता कालीन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा कालीन, वैदिक, बौद्ध, यूनानी और गैर इस्लामी दौर का ईरानी प्रभाव और उसके पुरातन अवशेष यहाँ सदियों से मौजूद हैं। आखिर पाकिस्तान का यह नया तासुबी इस्लामी तबका कितने गैर इस्लामी सरमाए को मटियामेट करेगा, यह करने में उसे सदियां लगेगी। शुरू के इस्लामी अंधड़ में लाहौर को भी मुसलरज बनाया गया, पर उसे पंजाबी होने से रोका नहीं जा सका। तो यहाँ पर लेखक ये बात स्पष्ट करना चाहता है कि पाकिस्तान के बनने के बाद, इस्लामीकरण पाकिस्तान का होने के बाद कुछ चीज़ें बदली ज़रूर हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि इसे पूरी तरह से बदल दिया जाए। और कोई कोशिश भी करेगा, क्योंकि इस्लामीकरण हुआ है लेकिन वो राजनीतिक और मजहबी इरादों के क्षेत्र में हुआ है। तो अगर जो कोई इस चीज़ को बदलना भी चाहेगा, ये पुरानी संस्कृतियों को बदलना भी चाहेगा, तो उसे बरसों लग जाएंगे इस संस्कृति को बदलने में। फिर भी लेखक कह रहा है कि शुरू के इस्लामी अंधड़ में लाहौर को भी मुसलरज बनाया गया, पर उसे पंजाबी होने से नहीं रोका जा सका। मतलब लाहौर की जो सांस्कृतिक भूमि है, उसका जो पंजाबीयत है, उस पंजाबीयत को नहीं मिटाया जा सका। यहाँ तक कि लाहौर की पहली पहचान पंजाबी होने की है, दूसरी पहचान इस्लामी या मुसलमान होने की है। तो कमलेश्वर कहते हैं लाहौर की पहली पहचान क्या है? तो लाहौर की पहली पहचान पंजाब है, पंजाबी होने की है। और उसकी दूसरी पहचान आ जाती है, वो है इस्लामी या मुसलमान। मतलब जब पार्टीशन हो गया, क्योंकि लाहौर ये जो पूरा का पूरा हिस्सा था, जो समग्र हम जिसे कहते हैं भारत, जिसमें बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, ये समग्र भारत का ये जो हिस्सा था, ये पंजाबियत से सरमाया हुआ था। पार्टीशन होने के बाद में भले ही वो पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन उसकी पंजाबियत अभी भी लाहौर में मौजूद है। इसीलिए लेखक स्वयं कहते हैं, और ये कहने के लिए पूरे के पूरे उदाहरणों के साथ, पूरे के पूरे सबूतों के साथ वो कहते हैं डंकी की चोट पर कि लाहौर जो है की पहली पहचान जो है वो पंजाबी होने की है। फिर उसकी दूसरी पहचान जो पार्टीशन के बाद बनी, वो इस्लामी या मुसलमान होने की है। यहाँ हिंदू सिखों का असर तलाशना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यह लाहौर शहर मूलतः पंजाबियों का है।
वैसे दिल तो सतही राहत देने के लिए यह बताया जा सकता है कि लाहौर के लक्ष्मी चौक जैसे मशहूर इलाके के अलावा सर गंगाराम हॉस्पिटल, जानकी देवी हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल अभी भी इसी नाम से यहाँ मौजूद हैं। सर गंगाराम ने ही आधुनिक लाहौर शहर की टाउन प्लानिंग की थी। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जिसका जिक्र मैंने हीरा मंडी वाले अध्याय में किया है, उसकी स्थापना भी सर गंगाराम ने ही की थी। वे इंजीनियर थे। इसके अलावा सुंदरदास रोड, मोहिनी रोड, दयाल सिंह कॉलेज, दयाल सिंह लाइब्रेरी, राजा राम मोहन राय हॉस्टल, किशन नगर, मेलाराम रोड इत्यादि अपने पुराने नामों के साथ यहाँ अब भी मौजूद हैं। तो अभी का जायज़ा लेखक यहाँ पर ले रहे हैं कि अभी भी पुराने नामों से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। जब मैं पुरानी अनारकली से गुजर रहा था तो एक लाहौरी दोस्त ने ही वह मकान दिखाया था जिसमें अमृता प्रीतम रहती थी। अमृता प्रीतम हिंदुस्तान की एक जानी मानी लेखिका है। खासकर उन्होंने पंजाबी में लिखा है, लेकिन वो समस्त भारत की लेखिका मानी जाती हैं। और उन्होंने वो घर भी दिखाया है जहाँ पर अमृता प्रीतम रहती थी और एक कथा गोष्ठी में रहती थी और एक कथा गोष्ठी में आमंत्रित किया गया तो वहाँ मात्र 3 उर्दू कहानीकारों की तस्वीर लगी हुई थी। वे 3 थे, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और मंटो। तो एक गोष्ठी में वो वहाँ पर आमंत्रित थे कमलेश्वर। तो जिस जगह पर गए थे वहाँ पर उस लाइब्रेरी में 3 ही उर्दू कहानीकारों की तस्वीर लगी हुई थी। वो 3 उर्दू के कहानीकार हैं, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और मंटो। और क्यों न विभाजन के दिनों की सच्चाइयों को मंटो के स्याह हाशिए की एक लघु कथा के साथ यहाँ याद कर लिया जाए। याद है न वह दंगाइयों की भीड़, बाई और मुड़ी, दंगाइयों का गुस्सा, सर गंगाराम के संगमरमरी भूत पर नाजिल हुआ। एक ने उसका चेहरा कोलतार से पोत दिया, दूसरे ने सर गंगाराम के भूत को जूतों की माला पहनानी चाहिए थी कि तभी पुलिस ने गोली चलाई और जूतों की माला पहनाने वाला बुरी तरह घायल हो गया। उसे फौरन ही सर गंगाराम अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये मंटो के एक कहानी का जो एक किताब है, स्याह हाशिए की एक लघु कथा है। उस लघु कथा में ये किस्सा दिया गया है कि जब पार्टीशन हुआ और दंगा फैल गया तो पाकिस्तान के कुछ उपद्रवी लोग जो वहाँ के भूतों को नष्ट करना चाहते थे, जिसमें एक सर गंगाराम का भूत भी है, और उनके भूत पर ये जूतों की माला पहनाना चाह रहे थे। इतने में पुलिस आई, गोली चला दी, घायल हो गया और उस बंदे को उसी अस्पताल में ले जाया गया जिसको सर गंगाराम ने बनाया हुआ था। तो यहाँ मंटो ने इस छोटी सी कथा के माध्यम से एक करारा व्यंग किया है कि हम जब दंगे होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, फिर चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, किसी भी चीज़ को लेकर क्यों ना वो रचे गए हों या बुने गए हों, हम उन सारी चीज़ों को उसके आवेग में आकर, उसके नशे में आकर हम उन सारी चीज़ों को तहस नहस कर देते हैं जो हमारे लिए बनी हुई हैं या जो हमारे फायदे के लिए बनी हुई है। और इस अंधे नशे में हम सब कुछ तबाह कर देते हैं जो समस्त संसार के लिए, जो मानवता की हिमायती है, जो समस्त संसार की अच्छाइयों के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मंटो ने वो व्यंग भी किया है, जिसके जिसके भूत को, जिसके पुतले को ये नष्ट करना चाहता था, जब घायल हुआ तो उसी इंसान के बनाए हुए अस्पताल में या उसी इंसान के नाम के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया जहाँ पर उसका इलाज किया गया। तो स्याह हाशिए तो दर्ज हो चुके हैं जो उस गैर इंसानी जुनूनी दौर की असलियत बयान करते हैं, पर यह भी उतनी ही अहम असलियत है कि कोई मजहबी मुल्क या समाज गलत इंसानी रुझानों को लेकर बहुत देर तक जुनून या पागलपन की हालत में नहीं रह सकता।
तो इस उदाहरण को स्पष्ट करते हुए कमलेश्वर यहाँ पर बताना चाहते हैं कि एक जुनून होता है और गलत जुनून, मजहबी जुनून को लेकर हम थोड़े देर के लिए तो हम पगला सकते हैं, हम बहक सकते हैं, लेकिन यह पागलपन कि ये जुनून या पागलपन की हालत लगातार बनी नहीं रह सकती। कभी न कभी वो जो पागलपन है, वो जो नशा है, वो हट जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है पाकिस्तान की इसी लाहौर शहर में चलने वाले उस सांस्कृतिक विद्रोह का प्रसंग जो अब कराची के अलावा अन्य शहरों में भी फैल चुका है। तो जिसको लेकर लेखक ने इसका शीर्षक दिया है कि पाकिस्तान सांस्कृतिक राजधानी लाहौर और पाकिस्तान में बसंत विद्रोह। तो यहाँ पर लेखक उस बात को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता है और इसके माध्यम से अपनी बात भी रखना चाहता है कि इंसानी जुनून जो है कुछ हद तक पागलपन की हद तक जा सकता है, लेकिन जब वो नशा उतरता है, वो जुनून उतरता है, तो सच्चाई सामने आ जाती है। फिर चाहे वो राजनीतिक हो, फिर चाहे वो मजहबी हो, वो नशा जो है वो आम जनता की आंखों से उतर जाता है और फिर आम जनता उसी के पक्ष में चली जाती है जो मानवता की हिमायती करता है, जो इंसानियत के बलबूते पर बनी हुई होती है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं कमलेश्वर लाहौर में चलने वाले बसंत त्यौहार का। यह एक सांस्कृतिक विद्रोह है जो एक सेक्युलर त्यौहार को लेकर शुरू हुआ है। इसे सहज ही बसंत विद्रोह का नाम दिया जा सकता है। मैं मार्च में लाहौर पहुंचा था। उससे पहले फरवरी में यह बसंत का त्यौहार मनाया जा चुका था। यह बसंत के आगमन का त्यौहार है जो किसानों से जुड़ा है। यह त्यौहार की मस्ती ही अलग है। सरसों के फूलने के अलावा यह ऋतुओं के बदलने का त्यौहार है। जब कड़कड़ाती सर्दी में किसान को खुशनुमा निजात मिलती है, बसंत पर पतंग उड़ाने का विशेष महत्व है। लाहौर के हमारे एक दोस्त ने ही बताया, यह पतंगे उड़ाने और पेंच लड़ाने का खास दिन है। इसका हिंदू या इस्लाम जैसे मजहब से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब कहते हैं मजहबी या नशा जो उतर जाता है, तो वो सारी जो चीज़ें जो हैं, जो क्योंकि ये बसंत का जो त्यौहार है ये किसानों का त्यौहार है, ये कोई हिंदू और मुसलमानों का त्यौहार नहीं है। ये पतंग उड़ाने का जो त्यौहार है वो इंसानों का त्यौहार है। इसमें कोई सी धर्म का कोई विशेष स्थान नहीं है। इसका हिंदू और मुस्लिम मजहब से कोई लेना देना नहीं है। यह तो पाकिस्तान के पंजाबी किसान की खुशियों और मौज मस्ती का दिन है। हालांकि इस्लामी जमातें और दकियानूसी लोग बसंत के त्यौहार का बड़ा विरोध कर रहे हैं, पर यह त्यौहार लगातार बेहद लोकप्रिय होता जा रहा है। मात्र लाहौर तक ही यह सीमित नहीं है, बल्कि सिंध, कराची के अलावा अन्य प्रांतों में भी अब बसंत मनाया जाने लगा है। तो हम लोगों ने लेखक यहाँ पर बताना चाहता है कि हम लोगों ने त्योहारों को भी, खुशियों के मौसम को भी हमने मजहबों में बांट दिया है। और जब धर्म की या राजनीति की नशे की खुमारी हम पर छाई रहती है, उस चीज़ को हम उसी रूप में देखने लगते हैं। लेकिन जब ये नशा उतर जाता है, असलियत सामने आ जाती है, तब फिर ये जो त्यौहार हैं वो सिर्फ त्यौहार बनकर रह जाते हैं। इसका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये जो बसंत का उत्सव लाहौर में मनाया जा रहा है वो अब लगातार फैल रहा है और इसे जो है पाकिस्तानी आवाम भी जो क्या कर रही हैं, इसको मौज मस्ती के दिन में, पंजाबी किसान की खुशियों के दिन में मना रही हैं। और ये लगातार ये पतंगे उड़ाना, पेंच लड़ाना, बसंत का त्यौहार लगातार पाकिस्तान में लोकप्रिय होता जा रहा है। और इसको लेकर कंट्रोवर्सी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इसे गलत करार दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम में ये त्यौहार लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। एक तरह से यह त्यौहार इस तरह की प्रगतिवादी सोच का पर्याय ही नहीं बन गया है, बल्कि आम जनता के विद्रोह और प्रतिवाद का प्रतीक भी बन गया है।
और भारतीय पाठकों को यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पंजाब का किसान इस्लामी तिथियों और तारीखों के कैलेंडर के हिसाब से नहीं जाता, वह आज भी भारतीय मौसमों के आधार पर चलता है। पाकिस्तानी किसान आज भी मौसमों को चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़ आदि नामों से जानता और याद करता है। तो भले ही विभाजन हो चुका है, दो अलग अलग मुल्क बन चुके हैं, लेकिन जो मान्यताएं हैं, जो परंपराओं से वो जीते आ रहे हैं, उनके जीने में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। भले ही वहाँ पर इस्लाम धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हो गया है, लेकिन आज भी पंजाब के किसान जो पाकिस्तानी परिप्रेक्ष्य में हैं, वो आज भी कैलेंडर को भारतीय कैलेंडर के आधार पर, भारतीय महीनों के आधार पर, मौसमों के आधार पर जानते और समझते और याद करते हैं। और इस भरपूर, और आखिर में इस यात्रा वर्णन के लेखक लिख रहे हैं, और इस भरपूर सांस्कृतिक अनुभव के साथ यह सोचना कितना अच्छा लगता है कि लाहौर का दिल्ली दरवाज़ा आज भी दिल्ली की ओर देख रहा है, और दिल्ली का लाहौरी दरवाज़ा लाहौर की दिल्ली की तरफ, दिल्ली का लाहौरी दरवाज़ा लाहौर की तरफ अभी भी मुखातिब है। तो आज भी ये दोनों देशों के ये जो सांस्कृतिक राजधानी है, दिल्ली है, ये लाहौर है, ये आज भी एक दूसरे की तरफ देखकर मुखातिब, एक दूसरे की तरफ मुखातिब हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और कहीं न कहीं ये अपनेपन की जो ये खुमारी है वो अभी भी बरकरार है, जो दोनों देशों के राजधानी की ओर से है, ऐसा लेखक का मानना है। तो कुल मिलाकर इस यात्रा वर्णन में लेखक ने लाहौर का चित्रण किया है, वहाँ पर चलने वाले सांस्कृतिक त्यौहार बसंत का जिक्र किया है, और इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि राजनीतिक धार्मिक बलबूते पर भले ही एक विभाजन रेखा खींच दी गई है, लेकिन दोनों देशों के, खासकर अभी यहाँ पर चित्रण लाहौर का हुआ है, तो लाहौर की जनता में आज भी, खासकर लाहौर में आज भी पंजाबियत जिंदा है, और उसी को लेकर वो जी रहे हैं। धन्यवाद। हम यहाँ पर